क्लास के लोग हैं। ये पूरा बेल्ट दोआब का बेल्ट है। हम सब मिडिल क्लास, खेती करने वाले लोग, हम लोग रात में 2-2 बजे पानी लगाया हमने गन्ने में। हमको तो स्ट्रगल कर सीखने की जरूरत नहीं, हम तो स्ट्रगल में पले बड़े हैं। रात में अब तो भाई ज्यादातर लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं नहीं तो दिसंबर के महीने में भाई साहब पानी लगाना होता था गन्ने में, और वो भी गांव में। और तब अब तो बड़े सारे प्लास्टिक के फाइबर के पाइप आ गए, अब तो बहुत सारी सुविधा हो गई, 24 घंटे लाइट रहती थी। सन 90 में पता लगा रात में 2 से 4 बजे ही लाइट आएगी, उसी बीच आपको पानी पहुंचाना है खेत में। और फिर वो मिट्टी के बरहे होते थे, और पता लगा आप पानी चला के सो गए, बगल वाले ने बरहा ही खोद डाला, उसके खेत में पानी चला गया। तो जो उन चुनौतियों से गुजरा है उसे संघर्ष सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जमीन युद्ध की जमीन है। उत्तर भारत, जहां भी कृषि होगी वहां युद्ध होगा ही होगा, जमीन पर कब्जे के लिए। तो तीसरी चीज है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। सिंप्लीफाई करो यार, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करो। चौराहे पे 4 घंटे खड़े हो, अति को गलत मार दी, अरे आप जो हो गया तुमसे इससे क्या लेना देना है यार। तुम्हें जब डिस्कस ही करना है, जब बात ही करनी है, तो तुम एसएलआर पे चर्चा कर लो, सीआरआर पे चर्चा कर लो, इन्फ्लेशन पे चर्चा कर लो, वर्ल्ड इकोनॉमी पे चर्चा कर लो। न्यूज़पेपर होता है इसीलिए तो होता है कि आप जब बाहर निकले 2 घंटा बैठे तो डिस्कशन ही तो करें। आज का यूथ क्यों नहीं न्यूज़पेपर पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर डिस्कशन का मैटर है। हमारे गांव में आज भी जो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग हैं उनको हर न्यूज पे पकड़ है। 7 बजे बाजार आ जाते हैं। जब गोंडा से आप तरफगंज जाते हैं तो बीच में एक बाजार पड़ती है वजीरगंज, तो वही मेरा गांव है। तो 7 बजे सब बाजार आ जाते हैं सब, और 7 बजे जो है सीताराम की दुकान है चाय की, वहीं बैठेंगे सब। और कुर्सी उर्सी तो होती नहीं, वो पटरे वाला तख्ता होता है, उसी सब बैठ कर और शुरू की यूक्रेनवा जो है दे रहा है टक्कर भैया। और उसी में उनका जितना अच्छा तैयार है उतना जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका नहीं तैयार है। चौथी बात जो रैंचो मॉडल की खास बात है, सिचुएशन को हैंडल करना। डीन हाथ पकड़ के घसीट रहा है, डीन, और घसीट के ले आके क्लास में खड़ा कर दे रहा है कि आज हमको प्रोफेसर रणछोड़ दास चाचड़ पढ़ाएंगे। पढ़ाते तो आप ही अच्छा है, कहता नो फिलॉसफी, पढ़ाओ। तो 2 शब्द लिखता है वो बोर्ड में, फरहान नाइट्रेट एंड राजुलाइजेशन। कहता ये दोनों शब्दों का मतलब बताओ। तुम देखो पूरी क्लास किताब पलट रही है, डीन भी पलट रहा है। इतना मरा हुआ दिमाग, पता नहीं किसने उसका नाम सहस्त्रबुद्धि रख दिया था। वो भी किताब पलट रहा है दोनों हाथ से, हाँ दोनों हाथ से किताब पलट रहा है। और चतुर्लिंगन जब अपने किताब में नहीं पाता तो बगल वाली की खींच लेता है। तुमने ये सब सीन बहुत गौर से नहीं देखी होगी। कभी आमिर खान साहब से मिलना तो हमारी तरफ से थैंक यू जरूर कहना। तुम्हारी पोस्टिंग होगी महाराष्ट्र कैडर में तो मुलाकात हो ही जाएगी, और हमसे तो कभी होगी नहीं, और होगी तो मैं बोलूंगा नहीं। बस एक दुश्मनी है बॉलीवुड से, पता नहीं क्यों, और किसी से नहीं है। दर्द की बात मत पूछ। सोचो तुमको कोई पकड़ के ले गया घसीटते हुए क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में इतने लोग बैठे हैं, तो तुम तो सॉरी सर माफ कर दीजिए सर, गुरुजी गलती, अरे गुरुजी, खड़ा हो रहा है। फिर वो कहता है ये तो मेरे दोस्तों के नाम है। कम से कम एक बार गौर तो कर लिया होता कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर तो खोल लो कि सिर्फ अंडरलाइन किए जा रहे हो। एक भाई साहब एनसीईआरटी लेकर मेरे पास आए, उसमें कम से कम 1300-1400 पेन से पेंट कर रखे थे। हम क्या कितनी बार पढ़े? 25-30 बार पढ़े। 25-30?
हमने कहा था पढ़ाओ कल से हमारे साथ, अब क्या, जब 30 बार पढ़ लिए, कहे नहीं हम आए हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिए, हमारा परीक्षा ले लीजिए। भगवान है जो परीक्षा लेते हैं सबकी, नहीं नहीं कुछ पूछ लीजिए। हमने कहा सरंजामी व्यवस्था क्या है? सरंजामी नहीं, इस चैप्टर में नहीं है। हम क्या पंचायत सीरीज देखे हो? हाँ, हमको विधायक बोला था ना कि उल्टा लटका देते इसको, अभी इससे तुमको लटकाएंगे अभी। सिचुएशन। और दिमाग है किस लिए? दिमाग सिर्फ गुटखा खाने के लिए है। इतना कीमती चीज, इतना, सिद्धार्थ का खुला हुआ था, बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ का खुला हुआ था, भगवान इंडिया में पूजा हो रही, चाइना में हो रही, जापान में हो रही है, यूरोपियन ऑथर कह रहा है लाइट ऑफ एशिया। इतनी बड़ी चीज दिमाग। ये चौथा फीचर है रैंचो मॉडल का, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। पांचवा फीचर तो इतना प्यारा है कि जिसके पास वो फीचर आ जाए वो उसको महान बना देता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर अनपढ़ है, लेकिन ये कौन सी क्षमता है? ऑब्जर्वेशन की क्षमता। एक अनपढ़ आदमी को ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने महान बना दिया, नहीं बनाया? कबीर, ऑब्जर्वेशन जिसके पास आ जाता है ना, ऑब्जर्वेशन। बुद्ध क्या ऑब्जर्वेशन, 4 आदमी को देखा, दिमाग टनक गया, क्या रहा हम भी बुढ़े होंगे? अरे बाबूजी बिल्कुल होंगे। बोले हम भी बीमार पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। सखंडानंद कहता है कि समाज में कई तरह के पतन हो रहे हैं, उसको भी बीमारी है। तो बोले साहब बीमारी तो आपको भी हो सकती है। बोले हम भी मरेंगे? बोले मर तो कबीर को छोड़ के हर आदमी मरेगा। कबीर ने कहा था हम न मरब मरिए संसारा। बोले ये सन्यासी, बोले ये सबके ऊपर जा चुका, बोले बस मुझे यही बनना है। ऑब्जर्वेशन। कबीर देखो अनपढ़, जुल्हा, चक्की चल रही देख रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 ऑप्शनल के बीच में साबुत बचा ना गोए। कि सर ज्योग्राफी हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बबलू भैया एंथ्रो से क्वालिफाई किए हैं, तो एंथ्रो ले लो। मन नहीं करता पढ़ने का, तो ज्योग्राफी रख लो, सिलेबस बहुत वास्ट है। तुम कामसूत्र रख लो, ऐसा करो तुम जो है एक ऐसी किताब, एक ऐसा ऑप्शनल रख लो। अरे जाहिल, लड़ना है तो कोई ना कोई तो हथियार उठाना ही पड़ेगा ना। 6 महीने से इसी में परेशान है। ऑप्शनल का सिलेक्शन नहीं होता, एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है। कोई इकोनॉमी से टॉप करता है, कोई पॉलिटी से टॉप करता है, कोई ज्योग्राफी से टॉप करता है, कोई मैथ से टॉप करता है। तुम अपना इंटरेस्ट देखो और एक टीचर बढ़िया से ढूंढ लो अपने सब्जेक्ट का, वो तुम्हारी लड़ाई को 50% कम कर देगा। बस इतना क्या टेंशन लेना, और सबसे क्यों पूछना? अर्जुन की तरह एक ही आदमी से पूछो, दुर्योधन की तरह सबसे क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी जीवन में पकड़ लो, उससे राय लेते रहो जब तक उसकी राय तुमको अच्छी सफलता दे रही है, और कह दो कि जिस दिन तुम्हारी राय ने कोई गलत परिणाम दिया तब जन्नत दिखाएंगे तुमको। जन्नत मतलब घुमा भी सकते हो, लंदन भी ले जा सकते हो, अमेरिका भी ले जा सकते हो। ऑब्जर्वेशन देखो, उस आदमी को एक अनजान शादी में घुस रहा, अनजान शादी में घुसकर एक अनजान लड़की को राय दे रहा है, कह रहा कि इससे अपने मंगेतर से शादी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी घर खत्म कर देगा, ये प्राइस टैग वाला आदमी है, हर चीज का प्राइस बताएगा तुमको जिंदगी भर। तो कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं।
तो एक कटोरी चटनी ले आके उसके जूते पे गिरा के $300 का जूता कहता देगा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इसीलिए हिंदुओं ने यहां पर एक आंख बनाई, भगवान शिव की फोटो बनाई कि जिसकी भी ये आंख खुल जाएगी उसके पास ऑब्जर्वेशन की शक्ति आ जाएगी, और जिसके पास ऑब्जर्वेशन की शक्ति आ जाएगी उसका शिव जैसा विस्तार हो जाएगा, महान हो जाएगा वो। इसलिए हिंदुओं ने उसी को ध्यान में रखकर यहां पर चंदन लगाना शुरू किया कि ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना है। और तुम अगर रैंचो मॉडल पे चलते हो तो इंटरव्यू की चिंता ही नहीं करनी है। वो लेडी आके वो कहती है कि आप प्लीज मेरे पापा को समझा देंगे, आप डेमो बहुत अच्छा देते हैं। कहता हाँ, कहां है तुम्हारा पापा? कहता आपके पीछे खड़े हैं। टर्न होता, देखता उसका डीन। अब देखो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे इंटरव्यू फेस किया जाता है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा डीन, सीनियर प्रोफेसर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। फिर वो कहती कि हम तो लड़की वाले, हमने तो बुलाया नहीं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। उसका जवाब देखो, कहता नहीं हम साइंस की तरफ से आए हैं। क्या जवाब है उसका? और सिर्फ आए नहीं है, न्योता भी लेके आए। कहता फरहान लिफाफा दे दे। फरहान लिफाफा दे रहा है, लड़की लिफाफा फाड़ के देख रही है, उसमें पैसा ही नहीं है। फरहान से नहीं पूछ रहा है, राजू से पूछ रहा है, तूने पैसे नहीं डाले? इसको कहते हैं स्पॉट मैनेजमेंट। घबराना थोड़ी है कि अंकल जी गलती हो गई। वो दोनों देखो, फरहान और राजू, बाद में डीन से जाके कहते हैं हम आपके प्लेट का पैसा दे देंगे। कहा दे देंगे? जब हम साइंस की तरफ से आए तो तुम्हारे नाम पे इन्वर्टर बना रहे हैं। पांच क्वालिटीज। पहली क्वालिटी एप्लीकेशन। पढ़ो यार, इतना तुम पढ़े हो, 15-16 साल पढ़े हो, पर तुमने शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि नॉलेज का एप्लीकेशन होता है। शिक्षा है किस लिए? अप्लाई करने के लिए। एक नमक 10 रुपए का घर में लाते हो तो उसको यूजफुल है इसलिए लाते हो। कोई फर्जी चीज कभी, फर्जी चीज सिर्फ जिनके पास ज्यादा पैसा है वो खरीदते हैं, अमीर लोग नहीं। अमीर का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं, अमीर का मतलब ज्यादा साहस होना, ज्यादा समझ होना, ये है अमीरी। तुम ये जो देखते हो कि इनकी बहुत 50,000 का जूता पहने होंगे, मूड में आएगा उतरवा लेंगे। जिनके पास पैसा ज्यादा उनके यहाँ फालतू की चीजें हैं। तो कई बार मैं गया, कई लोगों गया तो बताया कि ये स्टैचू 7 लाख रुपए की। मैंने कहा अच्छा, रात में तुमको कहानी सुनाती है? नहीं 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 यार, तब काहे ले आए पागल? नहीं नहीं, तब इसको काहे ले आए? किसी आश्रम में जाओ, किसी महात्मा के कमरे में जाओ, पूरा कमरा तुम्हें खाली, साफ सुथरा, हाइजीनिक, चमकता हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग तो घोड़े की फोटो लगाए। अच्छी बात है, कहते घोड़े की फोटो लगाने से तरक्की होती है। हम जितने हजरतगंज के रिक्शा वाले हम कहे भैया तुम घोड़े की फोटो खरीद लो और रिक्शा के पीछे लगा लो। 1-2 को तो खरीद के दिया मैंने, लगा लो। विवेकानंद नहीं लगा लेते? ये महासमर है, यहां मरना पड़ता है, वो चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, यहां सबको युद्ध करना पड़ता है। यहां किसी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। तो पहली चीज है एप्लीकेशन। जितना पढ़ो, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी पढ़ रहे हो, उसका एक एप्लीकेशन है, उसका एक इस्तेमाल है। दिन डे डे में, हर दिन। रात में दही खाने से मना करते हैं, रात में खीरा खाने से मना करते हैं, वो भी तो साइंस ही है ना।
भाई जितनी चीजें ठंडी होती है, रात में आपका टेम्परेचर बॉडी का डिक्लाइन करता है। टेम्परेचर क्या करता है? हाई से लो की तरफ मूव करता है ना, यही तो टेम्परेचर का नियम है। और ठंडक, दिसंबर की ठंडक, माइनस टेम्परेचर बाहर चल रहा है, -4, और -4 टेम्परेचर में वो -4 जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर के टेम्परेचर को बाहर खींच रहा है, उसी में आपने दही खा ली, पता लगा रात में निकल गए। साइंस आपको रटने के लिए थोड़ी पढ़ाया गया है, कुछ भी आपको रटने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। कुछ भी आपको रटने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। अशोक पढ़ाया गया, अशोक महान, यह विभिन्नतावादी देश। तभी तो मैं जय हिंद का नारा लगाता हूं, क्योंकि जय हिंद के नारे में सब हैं। जय श्री राम भी है, अल्लाह अकबर भी है, जीसस भी है। ये देश किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये देश सबने मिलकर बनाया। और जब ये देश सबने मिलकर बनाया तो सबका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सीरियस होने की बात नहीं है, आराम से रहा करो, रिलैक्स। यही तो रैंचो की सबसे खास बात है, स्ट्रेस फ्री आदमी है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या डीन की मुझे सेव करा देता है वो आदमी। डीन कहता है इनको नौकरी नहीं मिलेगी, कहता मिल गई सर। तो हमारे लोग हैं सर, यूपी का मामला, जबरदस्ती लगवा देंगे नौकरी, तुम्हारे कहने थोड़ी है। टीचर बड़ा गुस्सा करते हैं, सब पे करते हैं। टीचरों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, दो लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, एक तो माँ बाप का और एक टीचर का। ये बेचारे अथाह प्रेम में, अथाह प्रेम में कहते रहते कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। वो उनकी नफरत नहीं है, वो प्रेम है। तुम उसको दूसरे नजर से देखते हो, बस हाथ बांध के ऐसे खड़ा होकर मुस्कुरा दिया करो, सॉरी सर। जब हम स्कूल जाते थे तो टाई लगाते तो टाई नीचे कर लेते थे, तो जब भी प्रिंसिपल पकड़ता था यू वो भी टाई तो वैसे लगा ले, सॉरी सर। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर नीचे कर लिए। माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे तुम कभी फंसो, लेकिन अगर फंसे तो सिर्फ माँ बाप को छोड़कर कोई जीवन में काम नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। और जब भी किसी सड़क पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखना तो अपने माँ बाप को याद करना, क्योंकि अगर तुमको छोड़ जाते सड़क पे तो तुम भी ऐसे ही भीख मांगते। तुम्हारे उस काल में जब तुम डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते थे, तब उन्होंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कुछ भी बोले, कुछ भी। गाड़ी लाल शर्ट लिया है पहनने के लिए, तारीफ करो कि बहुत बढ़िया शर्ट है। बिल क्लिंटन पहनता था ऐसी शर्ट। बाद में अगरबत्ती लगा दो, छेद हो जाए, को पहनने के लिए खुद ही मना करे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 फेंक मार ही देंगे कि 350 रुपया मीटर थी, तुम अगरबत्ती लगा दी इसमें। तारीफ करना है, पहनने के लिए कौन कह रहा है? हमारे पिताजी 2-3 होली पहले कपड़ा लेकर आए तो कहा बहुत बढ़िया कुर्ता है। अच्छा, उसमें फूल पत्ती चिड़िया उड़िया बनी हुई कुर्ते पे। जब उन्होंने निकाल के दिखाया, अरे मैंने कहा गुरुजी शानदार कुर्ता, मैं ढूंढ रहा था 15-20 साल से। हमारी वाइफ ने कहा कि पहनोगे? हमने कहा हाँ, जिस दिन धंधा बदल लेंगे, जादू वादू दिखाएंगे, उसी दिन पहनेंगे, पता नहीं कब बदलना पड़े तो पहन लेंगे, रख लो। हमसे कहे पहन के दिखाओ। पहने। पिताजी कह रहे हैं भैया, जब 100 रुपए मांगा तो 150 रुपए दिए, तो वो एहसान तो कभी भर ही नहीं सकते ना। इसलिए इन लोगों की बात का बुरा मत माना करो।
देखो लास्ट में आखिर सहस्त्र बुद्धि पेन देता किसको है? रैंचो को ही देता है। वो उसको पता होता है कि असली काबिल आदमी यही है, लेकिन ईगो। तो पहला काम तुम करो, एप्लीकेशन सीखो। अब आज घर पे जाके पढ़ना तो सिर्फ पढ़ना ही मत, सोचना भी, मनन करना, अपनी कहानी क्रिएट करना। दूसरा, क्वेश्चनिंग करो। तीसरा, सिंप्लीफाई करो। चौथा, सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। और पांचवा, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। और अगर ये 5 काम तुम कर ले गए तो 400 पेटेंट तो खैर बहुत दूर की बात है, आईएएस तो बन ही जाओगे। जिसके पास 400 पेटेंट है वो बहुत बड़ा दिमाग है। इसको बोलते हैं तैयारी, पढ़ाई नहीं, तैयारी। और तैयारी होती किसकी है? युद्ध की। युद्ध ही तो है। 10 लाख लोग हैं, 10,000 लोग प्रीलिम्स निकालेंगे। युद्ध ही तो है, एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। तो 6 मॉडल मैंने तुमको बताए। राजू मॉडल, जबरदस्ती, निराशा, परेशान। फरहान मॉडल, गुड्डू मॉडल, मुन्ना त्रिपाठी मॉडल। लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा मॉडल है? रैंचो मॉडल। सवाल करना चाहते हो? अच्छा, वो जो सवाल तुमको हम कहते सुबह पूछने के लिए वही पूछना। Haran Mahadev. So my name is Shivam Prakash Dikshit. My question is, sir, I am a law graduate. I love to practice law and want to pursue career as a lawyer. But at the same time, I am also confused regarding UPSC. Is sir जो आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। सर द प्रॉब्लम इज, मतलब जब एक बार पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है, एंड सर उसके आगे लगता है कि कैरियर इसमें बनाऊं। सर बाय एवरी पासिंग सेकंड आई फील लाइक आई एम लूजिंग एवरीथिंग, बट माय क्वेश्चन इज हाउ टू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, बिकॉज टाइम इज मनी एंड आई एम लूजिंग ड्यू टू कंफ्यूजन। ओहो दीक्षित साहब, मनी इज द लोवेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, टाइम इज गॉड। मनी तो तुम दोबारा कमा लोगे, समय दोबारा नहीं कमा पाओगे। समय बहुत कीमती चीज है। दोबारा ये मत कहना टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड। वो जब बचपन में क्लास 6 में बारिश होती थी और पानी में कूदते थे, वो समय दोबारा ला सकते हो? नहीं ला पाओगे। लॉयर बनो, लॉयर। जेठमलानी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, लॉयर। देखो पढ़ना एक शौक है, अच्छी बात है। वही अभी इसी बात पे तो मैं बात कर रहा था। सब आदमी आईएएस नहीं बनेगा, और जरूरत भी क्या है यार? कोई जरूरत है? लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि एक बार, क्योंकि इस देश में ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं जाती। 10th के बाद, 10th तक तुमको वैसे ही कह दिया गया था कि अरे ह्यूमैनिटीज की कोई जरूरत नहीं, हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ। तो साइंस ही पढ़ के कितने प्रधानमंत्री बन गए आजादी से लेके आज तक? तो एक बार ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बार व्यक्ति को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जब तुम इसकी तैयारी करोगे तो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव, अप्लाइड, थ्योरेटिकल तो है ही है, अप्लाइड। कि यूपी, बिहार, यही के लोग सबसे ज्यादा मजदूर क्यों हैं? पंजाब के क्यों नहीं है? तुम नागालैंड चले आओ, वहां भी तुमको यूपी बिहार का मजदूर मिलेगा। तुम केरला चले आओ, वहां भी तुमको यूपी बिहार का मजदूर मिलेगा। तुम श्रीनगर चले आओ, श्रीनगर छोड़ो, जो लास्ट पॉइंट है पुलवामा वगैरह, वहां चले आओ, तुमको वहां भी यूपी बिहार का मजदूर मिलेगा। तो ये क्यों है? अब तुम दिल्ली से जब जम्मू की तरफ जाते हो, वैष्णो देवी, तो जितने भी स्टेशन है सब इंडस्ट्रियलाइज्ड है। सोनीपत, पानीपत, फगवाड़ा, लुधियाना, जालंधर, सब। तो वहां का आदमी जो है वो 3 महीना कृषि में काम करता है, बाकी 9 महीना फैक्ट्री में काम करता है। और पंजाब में तो वैसे भी आधा पैसा कनाडा से आता है। लेकिन जब तुम दिल्ली से बंगाल की तरफ जाते हो, कितने स्टेशन इंडस्ट्रियलाइज है? और एग्रीकल्चर
गिव्स पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट। साल में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट 4 महीने की देती है वो, बाकी 8 महीना। ये होता है अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड। तो तुम एक काम करो, अपना शौक पूरा कर लो। शौक एक अलग चीज है, और इंटरेस्ट होना, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हें अच्छा लगता है लॉयर में, तुम यार जेठमलानी बन जाओ इस देश में। जेठमलानी मतलब लॉयर का मतलब जानते हो? कौन सा डिपार्टमेंट है जो लॉयर के आगे गुड मॉर्निंग नहीं कहता? लॉयर मतलब जिसको जीवन भर पढ़ना है। इसीलिए लोग मजबूरी में वकालत कर ले भले, वकालत बहुत टफ चीज है। वकील को पढ़ना है जब तक वो जिंदा है। वकील, डॉक्टर, टीचर, ये 3 सबसे डेंजरस प्रोफेशन है। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोफेशन। क्योंकि तीनों में क्या है कि आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक पढ़ना है। नॉलेज एनरिचमेंट तो करनी ही करनी है। तो ठीक है, तुम्हारा यार प्रोफेशन बहुत अच्छा है वकालत, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, पर अगर तुम अपना शौक पूरा करना चाहते हो तो एक बार कोचिंग करके, तैयारी करके एक अटेम्प्ट दे दो। कम से कम तुम्हारा एक फायदा तो हो ही जाएगा। अप्लाइड इकोनॉमी, अप्लाइड पॉलिटी, अप्लाइड इकोलॉजी, अप्लाइड एनवायरनमेंट, ये सब सीख जाओगे तुम। सर, आई एम फॉलोइंग यू सिंस 3 years, लाइक इन कोरोना पीरियड जब आपने वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, नौजवान क्रांति। जी सर, तब से थोड़ा सा उस वक्त फैमिली में प्रॉब्लम थी, बट इट हेल्प मी अ लॉट सर। लाइक अभी आपने कहा हाईली इम्पेशेंट हूँ सर, मतलब गुस्सा बहुत रहता है। अरे बट सर जैसे कि अभी आपने अभी कहा, अगर आपसे मिलना हो पर्सनली तो यूपीएससी ज्यादा आसान तरीका है सिलेक्शन के बाद, बट एज अ लॉयर इट विल टेक आई थिंक लाइक 10 years फॉर मी टू। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, भगवान करे एज अ लॉयर मैं तुमसे कभी ना मिलूं। लेकिन देखिए ऐसा है ना, इम्पेशंस जो है बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, और ऐसा रोग है जो दिखाई जल्दी नहीं पड़ता, रोग है। एक बार एक कंपनी का डायरेक्टर जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहां गया, देखा सारे मजदूर काम कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ था। तो वो उसको देख रहा था, वो 10 मिनट खड़ा ही हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वो डायरेक्टर उस आदमी के पास गया जो खड़ा हुआ था, बोला क्या नाम है तेरा? बोला श्याम। बोला कितनी सैलरी पाते हो? कहा साहब 5,000 पाते हैं। तुरंत 15,000 रुपए जेब से निकाला, उसको दिया, कहा ये लो सैलरी और निकलो यहां से, भागो। चला गया, 3 महीने की सैलरी पाया, चला गया। तो उस डायरेक्टर ने जाके एक दूसरे मजदूर से जो काम कर रहा था उससे पूछा कि ये कौन था, ये क्या काम करता था लड़का? बोले साहब काम वाम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का था, पिज्जा देने आया था सर। देखो इम्पेशंस में 15,000 रुपए चले गए, पूछ तो लेते। क्रोध, इम्पेशंस। अब तुम 10 मिनट से देख रहे थे, एक आदमी खड़ा है और गुस्से में तुम चले गए। तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन, तुम इस कंपनी में क्या काम करते हो। तो दुर्योधन सिंड्रोम जो है वो बहुत गंदा सिंड्रोम है। क्रोध, हमको देखो कितना ट्रोल करते, कितना गाली देते। ये अभी कल परसों तो एक वीडियो मेरी वो चला रहे थे औरंगजेब वाली। एक मेरे दोस्त बचपन के फोन आया, तू औरंगजेब वो कहा इतना तारीफ कर तू? अरे हम कहें चाचा हम जेल मेहता से पढ़े हैं और तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़े हो। औरंगजेब के दोस्त जय सिंह, औरंगजेब के दोस्त जसवंत सिंह, इसको खत्म करो। अखंडानंद की तरह देखो उसकी पर्सनालिटी, मुस्कुराता हुआ आदमी। देखो जब ललित को मार रहा है, शांत, कूल, काम, क्वाइट। यहां जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व है क्या? एक मिनट मैं बताता हूं तुम्हें, इनको तो भाई माइक आगे है, वही वाला क्वेश्चन पूछना। देखो मैंने तुमसे कहा, एक्चुअली मैं एक बार सेमिनार ले रहा था बनारस में, तो एक साहब ने हमसे कहा कि तुम लड़कों को पैसा दे के और क्वेश्चन लिख के बैठाते हो। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही, पर तुमको पता कैसे चली? जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ।
जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। इसलिए जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। मजा लेने के लिए लोग चेक करते हैं कि ग्रुप 8 एलिमेंट हो कि हाइड्रोजन हो ग्रुप 1 एलिमेंट, तो तुम्हें साबित करना पड़ता है। चलो बताओ नाम। सर मेरा नाम सत्यम है। मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली इसी साल मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था मई में, और मैंने सर मार्च में, और इस बार मैं 28 मई को प्रीलिम्स दिया था और 72 नंबर्स पे मैं पहुंच गया सर, जो पेपर 1 है निगेटिव करने के बाद। पहली बार में? यस सर। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। तो सर कुल मिला के हुआ, जब हम ग्रेजुएशन पास आउट हो गए और चूंकि हमको घूमने का बहुत आदत था, हम शहर में घूमे तो करीब करीब पता चला कि सर परिवर्तन संभव है और किया जा सकता है। और जब हम इंटर्नशिप करना प्रारंभ किए तो इनिशियली देखे कि सर जो भी इलाज के लिए हमारे यहाँ आते हैं किसी को सीधा कैंसर नहीं होता, बेसिक बीमारी एनीमिया 53% महिलाओं को करना क्या है, आयरन टेबलेट देना है। मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी, इस पे खेल बहुत चीज बना जा सकता है। इवन जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट लॉन्च करके दे रही है, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इवन इस बार भी क्वेश्चन आया था एनीमिया मुक्त भारत को लेकर के। डिस्पाइट इतना पैसा बर्बाद होता है सरकार का, कुछ वैक्सीन बर्बाद होती है, लेकिन चूंकि प्रिवेंशन हम कर पाए एक भी लोग को तो जान बचाया जा सकता है। और इंडिया उस हालत में अभी भी नहीं है कि हम इतना पैसा लगा पाए इलाज के लिए, तो हम प्रिवेंशन पे काम करना चाहते हैं। सर हम चीज समझे, और इंडियन एक्सप्रेस चूंकि आपका हम देखे, और मैं आपको फॉलो बहुत टाइम से करता हूँ सर, और मैं आज 30 किलोमीटर से आया हूँ सुबह ही सर। और क्या बात है। और एक लाइन आपका मैं याद रहा सर, मैं कोई बहुत सक्सेस नहीं किया, और हमारे पिताजी से एक बात का द्वंद्व रहता था कि हमारे पिताजी हैं, अफसर हैं, अधिकारी हैं, तो हमें लगता था कि यदि हम उस जगह पे बैठ गए तो हमारे दोस्त के पिताजी करोड़ों बना लिए, तो हमें लगता था कि यार हमारे पिताजी इस तरीका क्यों नहीं करते। तो जैसे तैसे करके, लेकिन आपका मैं जब पढ़ा समझा तो आप एक चीज बढ़िया कर गए सर। हमें थोड़ा डिप्रेस था अपने मूड को लेकर के, क्योंकि पैदल घूमना, और एक हो जाता है कि जब पास कर तो हमको थोड़ा आराम मिलना चाहिए ऐसे, मतलब कि अब हम भाई धूला में नहीं चलेंगे, कम से कम ना तो ओला हो जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि आराम कम से कम लगे। फिर भी लेकिन वीडियो बोले कि सर प्रोस्पेरिटी कांट सर्वाइव विथ वीकनेस। करेक्ट। वीकनेस के साथ कभी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यदि प्रोस्पेरिटी चाहिए। इस लाइन को हम समझे सर, फिर आगे आगे देखे, और आप एक दिन बोले कि कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है, तुम किसी को फोन करोगे काट देगा। और वही 1 मिनट पहले मेरे साथ हुआ था, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया था, कुछ काम थे, उसने काट दिया। सर मेरा एक मूल समस्या ये है कि जैसे कि हम कोई काम करने बैठते हैं या पढ़ते हैं, या अभी जैसे रिसेंट में ज्योग्राफी पढ़े, कुर्जोन वाला मामला में डैम टूटा सर, और यूक्रेन बोलने लगा कि जिनेवा कन्वेंशन में कि भाई आप डैम पे हमला नहीं कर सकते, सिविलियन को चोट आएगी। अब उसमें यूक्रेन वाले बोलने लगे कि रूस ने तोड़वाया, रूस बोल रहा है कि ये खुद के लिए बोलता है। तो एक एडिटोरियल समझने का एक नशा होने लगा, और मैं उसको रोज रोज पढ़ने लगा सर। एक दिक्कत ये होता है, तो भूल जाता हूँ करीब डेट वगैरह करके सर। और जैसे सेडिशन एक्ट 124 है अभी आया, तो तिलक जी के टाइम से वो लागू हुआ, मेंडले जेल में रहे 5 साल, और अभी गवर्नमेंट उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया, जबकि सर ये 19 का वायलेशन है साफ साफ। तो ऐसा पढ़ के, और एक जो मूलभूत जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर जो भी इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई घर में बीमार पड़ गया, अब सर इस मैच्योरिटी पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसको हैंडल कैसे करें, हम छिन जाते हैं उधर। मतलब हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, मेरा 4 दिन पढ़ाई ठप है, इधर हमको कोई दिक्कत हो गया तो मेरे घर में, ये तालमेल मेरा बेसिकली बैठ नहीं पाता है। और ये हम ध्यान भी किया, आचार्य रजनीश को भी पढ़े सर, सब चीज हम प्रयास किए, लेकिन आप हमको इस मेंटल मजबूती पे लाइए कि यदि कुछ मामला हो तो हम उसको कैसे समझें। जैसे कि आज आप हम मौजूद हैं आपके सामने सर, आप बड़े शिक्षक के तौर पे आज देश में आए, हो सकता है कल हम आप नहीं मिल पाए, और हम अटेम्प्ट देंगे 24 में, हो सकता है फेल कर जाए, कोई इश्यू नहीं है। हमारी तुम्हारी मुलाकात लोकसभा में होगी, तुम इतने बढ़िया स्पीकर हो, तुमको हम चुनाव लड़ाएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। 1 मिनट माइक दो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत प्यारी बात इन्होंने कही। ये लगभग हम सबकी समस्या, कोई इनकी अकेले की समस्या नहीं, ये समस्या हम सबकी, कि जीवन और
कंपटीशन, सब साथ में चलता है। अब इस साल एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम है रोहित करदम। रोहित करदम कल ही मेरे साथ था। वो कल 2 लोग मेरे साथ थे। एक तस्कीन खान लड़की है, उत्तराखंड से थी, वो थी मेरे साथ। वही कानपुर में एक सेमिनार था। और ये रोहित करदम लड़का जो है, मुझे रैंक तो एग्जैक्टली उसकी याद नहीं रोहित करदम की। तो कल दोनों लोग मेरे साथ थे। तो रोहित करदम ने मुझे बताया कि सर जब मैं मेंस लिख रहा था तो उसकी माँ को ब्रेन कैंसर हो गया था, तो लास्ट स्टेज में थी। तो जब वो अब माँ है, पता है कि बस 10-12 दिन 15 दिन की बात और है, तो जाके वो कहे कि सर मेरा मन न माने और मैं जाके माँ के पास बैठ जाऊं। तो माता जी बोल तो नहीं पाती थी, पर हाथ से कहती थी कि जाओ। तो कहे जब मैं माँ के पास बैठूं तो मुझे लगा कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे लगे कि मैं इतना स्वार्थी हूं कि मेरी माँ की डेथ हो रही है और मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कितना बड़ा डिलेमा है। मैंने कहा फिर क्या किया तुम? कहा मैं एक बार आपको एक वीडियो सुना, तो उसमें आपने कहा कि रामचंद्र जी जा रहे थे जंगल और लोगों ने आके कहा कि भाई आपके पिताजी मृत्युशैया में पड़े हैं। तो राम तो भगवान थे ना, चाहते तो अपने पिताजी को बचा लेते। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं उनको कंट्रोल करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उनमें सिर्फ प्रार्थना करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, हाथ में कोई है तुमसे कहा भैया हमको कुत्ता काट लिया, तुमको लगता है यार उसको मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूं, उसको लगवा दो। कोई कह रहा भैया हमारे पास मकान नहीं है, कोई मकान बनवा देता, कहो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम उन चुनौतियों को लिखो, हम सबके सामने है। क्या मेरे सामने नहीं है? सबके सामने। यही तो जीवन है। जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं है, कम है, वो है चपरासी। सीजीएम का चपरासी, डीएम का चपरासी, एसएसपी का चपरासी, वो बाहर बैठा हुआ है मस्ती से, जो भी मिलने आता वो उसको भी राम राम कहता है कि और बाबूजी बढ़िया बढ़िया, हाँ है, हाँ है, बैडमिंटन खेलने का, बैठो, 500 रुपये दिए। कहा नहीं बुलाते हैं, अभी तो बैडमिंटन खेल चुके हैं। उसको कोई चिंता नहीं है, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता किसके पास है? जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास जिम्मेदारी। इसलिए तुम हायरार्की में, सर्विसेज में देखो, जितनी प्रधानमंत्री, उसके सामने कितनी चुनौती है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी है ना, तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें। क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है सिर्फ कि किन चीजों में मुझे प्रार्थना करनी है। अब तुम्हारे मामा है, दुखी है कि तुम आईएएस क्यों दे रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें रिश्तेदार परेशान करते हैं। कृष्ण के भी तो किए थे परेशान, वो उनका धर्म है। रामायण में लिखा है रिश्तेदारों के लिए कि वो रिश्तेदार ही क्या जो अपने रिश्तेदारों को चरस ना करे। ये हम सबका धर्म है। ये एक अघोषित धर्म है जिसका सबको पालन करना पड़ता है, सब करते हैं। यही इन्हीं चुनौतियों को निपट कर जो आगे पहुंच रहा है वही नायक है। नायक ऐसे थोड़ी बनते हैं। इन चुनौतियों से निपट कर सब जितने लड़के यहां बैठे, हम सब जितने लोग यहां बैठे, सबके पास चुनौतियां हैं। उन चुनौती, ये है व्यक्तित्व। इसीलिए मैं एक बात पर आपको हमेशा हाथ जोड़ता हूं कि मोटिवेशन एक नशा है, वो चढ़ेगा उतरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मोटिवेशनल नशेड़ी हो जाओगे। जब बेचैन होगे यूट्यूब खोल लोगे, ये फाड़ डालो, ये उखाड़ डालो, ये नचा डालो। तुम भी जोश में आके मोबाइल पटक दोगे कि लाओ साले उखाड़ डाले, आज मोबाइल नहीं रहेगा जीवन में, मोटिवेशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है? नशा है। मैं इस, ठीक है सुनो, अच्छा बोलते हैं लोग, भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भी सुनो।
लेकिन परमानेंट शक्ति की व्यवस्था करो। जंगल में हाथी, गैंडा ये कभी डर के थोड़ी घूमते हैं क्योंकि शक्ति है। जंगल में हिरन डर के घूमता है। तो जहां शक्ति है वहां उत्साह है। सवाल यह उठा कि शक्ति आएगी कैसे? ध्यान से, सदगुरु जी सांभवी करा रहे हैं, पंडित श्री रविशंकर हैं, सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, इतने संत इस भारत में पड़े हैं। कभी तुम्हें छुट्टी मिले यार, छत्तीसगढ़ चले जाओ, यही बगल में मिर्जापुर में स्वामी अड़गानंद महाराज का आश्रम है, वहां रहो ना, एक हफ्ता सेवा करके आओ। तुम सबका ड्रीम है कि छुट्टी मिल जाए तो गोवा चले आए। जब तुम्हारा संघर्ष का टाइम, भगवान राम को आश्रम में रहना पड़ा संघर्ष के समय में, क्योंकि आश्रम वो जगह है जो संघर्ष करने की क्षमता देता है। इसलिए तो भारत प्रसिद्ध है आश्रम व्यवस्था के लिए। ध्यान करोगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, योग करोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, और जब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया उत्साह पैदा हो जाएगा। ये करना है, ठीक? तो तुम लोगों को जब भी मौका मिले, मतलब ये हाथ जोड़कर सब लोगों से निवेदन है कि आपको लोगों को जब भी मौका मिले, कोयंबटूर में सदगुरु का आश्रम है, यहां छत्तीसगढ़ में है, बरचर में है। भारत तो आश्रमों का ही देश है ना, और वहां जाइए, किसी का बेटा बन के मत जाइए। मेरे पापा डीजीपी है, तक डीजीपी है। सब संत महात्माओं की जगह मारते रात में डंडा 3 बजे उठा के, और छत्तीसगढ़ में तो महाराज जी सुनते ही नहीं किसी की। वहां तो 3 बजे जो सोता हुआ मिल गया, ऑपरेशन तुरंत चालू कि मारो इसको पटक के। तो तुम 21 दिन अगर किसी विपासना, मैं बार बार जिस सेमिनार में जाता हूं कहता हूं यार एक बार तो कम से कम जाओ, विपासना करके आओ, अपने मन को देखो। तुमको दिन भर बेवकूफ बनाता है, 4 बजे का अलार्म लगवाता है, सुबह 9 बजे उठाता है तुमको, फिर कहता है आज 14 घंटा पढ़ेंगे, फिर पता चला 1 घंटे बाद लेके हजरतगंज चौराहा, 13 घंटे बाद वापस लाया, फिर रात में 11 बजे जलील कर रहा है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, तुम आदमी ठीक नहीं हो। फिर अब उस जलालत को तुम कहां निकालोगे? तो पापा को फोन कर दोगे कि कहे थे 500 रुपया भिजवा, मेरा टेस्ट सीरीज चल रही है, तुम पैसा नहीं भेज रहे हो। ऐसे थोड़ा निकलता एग्जामिनेशन। तुम वो गुस्सा पापा पे निकाल दिए, पापा गली में कुत्ते को 2 डंडा मार दिए। ऐसे चेन रिएक्शन चलता रहता है, हर आदमी एक दूसरे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। नो भाई और एक आध लोगों को दे दो, ये इस लड़की को दे दो यार, हम 2-3 माइक इनको रखना चाहिए था। Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Aparna Srivastav. I am from Gonda. Sir, I had completed post-graduation in physics, but the time at which I had completed my post-graduation, at that time I don't know the creativity, how to relate the subject with our present life. But sir, how now I'm deciding to come in the UPSC field. Sir, whether I should pursue the physics as an optional, I have completed my mathematical option, I can take it, but after seeing your video, sir, I'm seeing that I have getting interest in history itself just because of your teaching. जब तुम IAS बनना, मैं तुमको 500 हिस्ट्री किताब बताऊंगा, आराम से पढ़ना। कलेक्टर का ऑफिस बड़ा सा ऑफिस होता है, मैथ्स रखो। अगर मैथ्स पे तुम्हारी कमांड है, वो 29 रैंक जो लड़का है पौरुष सूद, हाँ yes. उसका मेरा ललन टॉप पे हम साथ में, मैथ्स का लड़का है, मैथ्स के नंबर बड़े अच्छे आते हैं। देखो शौक सिलेक्शन के बाद पूरा कर लो। जैसे अभी वकील साहब कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं एक बार दे दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मैथ्स ऑप्शन रखो, बिल्कुल रखो, प्यारा ऑप्शनल है, उसमें बहुत एनालिसिस नहीं करनी है। सर इन केस अगर इंटरव्यू में पूछते हैं आपने फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सर, इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे गोंडा के बाहुबलियों का नाम बताओ, ओझा सर तुमसे इतना सारे सवाल नहीं करेंगे। अच्छा लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितने लोग पढ़े हैं? हम भी, कौन कौन रहता है उसमें गोल्डन जुबली में? हॉस्टल बलरामपुर में रहते हो? मैं गोल्डन जुबली में रहता था 16 नंबर में। तो भैया लॉ का एग्जाम दे रहा था, एक कहानी सुना दूं, याद आ गई, लखनऊ में है तो हाँ सील है ना 82 एनडी में सील है और 16 तो लॉ का पेपर चल रहा था,
तो लॉ के पेपर में हमारे एक मित्र है, लॉ दे, वो हम उस मेरा पेपर नहीं था, एक साहब है उनका पेपर था, तो हम हॉस्टल से निकले, हमने कहा यार 5 मिनट बाद पेपर खत्म हो जाएगा, तो आओ चलो एंटर किया जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर घूमो, है ना। तो अखंडानंद कह रहा है उनसे, कह रहा कब तक बचाओगे वकील साहब को, अगली बार मुन्ना तुम्हारे घर पहुंचे और तुम नहीं मिले फिर, तो कहता है कि अगली बार मुन्ना हमारे घर पहुंचे और मुन्ना भैया वापस ही नहीं आए। यह है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का चुनाव ऐसे नहीं, परिस्थिति, तुम्हारे सामने कलेक्टर खड़ा है, किसी से बदतमीजी थोड़ी करनी है। मैं देखता हूं इस देश में इतना लोग, पहली बात तो किसी का भी पैर छूते, किसी का भी पैर छूते इस देश के लोग। शर्म करो यार, अपने माँ बाप का पैर छुओ बस, बाकी सबको प्रणाम करो, सर नमस्कार, सर नमस्कार, और या तो उस आदमी का पैर छुओ जिसने तुम्हारा जीवन बदला हो, बाकी किसी का पैर। पागल हो यार तुम, भैया तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है, मोबाइल लेके सामने खड़े हो गए, अपने वजूद को मारते हो तुम। सम्मान सबका करो, वो चाहे कलेक्टर हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी है, सबसे सम्मान से बात करिए, सबसे प्यार से बात करिए, सबको इज्जत दीजिए। हर आदमी सेवा कर रहा है, कोई आपका नौकर थोड़ी है। जैसे ओला उबर के ड्राइवर हैं बेचारे, ये सब आपको सर्विस दे रहे हैं, ये आपके घर के ड्राइवर नहीं है। अगर आप इनसे भैया करके बात कर लेंगे तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे आपको ये। तो पर्सनालिटी की जांच परिस्थिति पे, सामान्य किसी के सामने पहुंचो तो सामान्य तरीके से पहुंचो, आराम से कायदे से बात करो, तो धीरे धीरे वो जो एक दर्द होता है, इसीलिए हॉस्टल में रहना बड़ा जरूरी होता है। एक सवाल इनको और पूछो। हाँ बताओ सर। एनसीईआरटी कहते हैं उसके पढ़े बगैर हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो सर एनसीईआरटी को हम क्या बेस देखकर, जैसे अपने आप को मुझे अगर नापना हो कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी क्यों चाहिए, तो क्या ऐसी चीज नॉलेज की देख के मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कब तक पढ़नी चाहिए? नहीं, जैसा अभी कोट सर ने कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते तो आप अपने एजुकेटर से संबंध कर करिए। एनसीईआरटी क्यों पढ़ने पर हम सब जोर देते, मैं बता दूं उसकी वजह। भैया ये पूरा न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटी के केंद्रित है। न्यूज़पेपर यानी पॉलिटी, न्यूज़पेपर यानी इकोनॉमी, न्यूज़पेपर यानी आईआर, न्यूज़पेपर यानी सोशल इश्यूज। न्यूज़पेपर क्या है? ह्यूमैनिटीज के विषयों का। और आपने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ दी, इसीलिए तो आज आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जब आप अपना बेसिक्स तैयार कर लेंगे, बेसिक्स, हिस्ट्री क्यों पढ़ना, पॉलिटी क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, जब आपको लैटिट्यूड पता नहीं और आप ओशन करंट पढ़ रहे हैं, आपको लैटिट्यूड पता नहीं, आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो बेसिक्स मजबूत करिए। एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, एनसीईआरटी आपके बेसिक्स को मजबूत करेगी और एडवांस्ड फेज को तैयार करने में आपकी मदद करेगी, इतना करेगी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज पलक, आई एम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी करेंटली मैं